हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल के जे बी साइंस इजी लर्निंग। और आज बच्चा लोगों हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट और टफ चैप्टर फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इम्पोर्टेंस रखता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए और काफ़ी अच्छे वेटेज हैं। तो चलिए बच्चा लोगों शुरू करते हैं। एनसीईआरटी से एक एक लाइन आप स्किप करेंगे तो आपकी वही लाइन बोर्ड में आने वाली है, फिर आप बाद में कहेंगे सर ये मेरा कट गया। तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं कटवाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो बाबा अम्मा की जय। तो बच्चा लोगों, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। सबको पता है कि आजकल की लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। पहले हुआ करता था गाँव में कि काफ़ी टाइम तक लाइट नहीं आ रही, बट अब ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते। इट इज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वैरायटी ऑफ यूजेज इन होम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी, किससे क्या कैसे बनी है, क्या है, हाउ डज इट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसी चैप्टर में बच्चा लोग हम यही पढ़ने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। क्लियर। तो चलिए बच्चा लोगों, सबसे पहला टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ढंग से देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या कह रहा है। तो बच्चा लोगों, आपने एयर करंट और वाटर करंट के बारे में तो सुना होगा। एयर करंट जब हवा चलती है तेजी से, वाटर करंट वाटर की रिपल्स बनती हैं, वाटर में वेव्स आती हैं तब। वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स वाटर करंट इन रिवर्स। ओके, पक्का। जब वाटर फ्लो करता है तो वाटर करंट आती है रिवर में। इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, जैसे मेटेलिक वायर बी से देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तो जब भी चार्ज फ्लो होता है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है भाई लोगों। ओके। इन अ टॉर्च वी नो दैट द सेल्स और बैटरी व्हेन प्लेस इन प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो। आपने बचपन में भी प्रैक्टिकल किया होगा। एक टॉर्च का बल्ब लेते थे, एक सेल लेते थे, वायर से कनेक्ट करके उस सेल को जलाते थे। तो यही लाइन यहाँ पर कह रहा है। तो वी हैव ऑल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट इज स्विच ऑन। ऑब्वियसली टॉर्च तभी लाइट देगी जब स्विच ऑन होगा। व्हाट डज अ स्विच डू, स्विच का काम क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट डालिए कि नेम द कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। और कंडक्टिंग लिंक होती है बच्चा लोगों स्विच। आप स्विच ऑन करेंगे तो कंडक्शन स्टार्ट होगा, स्विच ऑफ कर देंगे कंडक्शन कट जाएगा। अब आता है बच्चा लोगों इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो देखिए बहुत अच्छी लाइन है। इलेक्ट्रिक सर्किट अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक नंबर की डेफिनेशन ले लीजिए बोर्ड एग्जाम में, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर। नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, कहीं से भी टूटा है, तब इसे बोलेंगे हम क्या, ओपन सर्किट, है ना। और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न ऑफ, द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। और दिस सर्किट इज कॉल्ड कौन सा सर्किट, ओपन सर्किट। क्लियर। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैसे एक्सप्रेस करेंगे, किस तरह से। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है बच्चा लोगों, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट को लिखते हैं हम किससे बच्चा लोगों, आई से। ओके, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो एक नंबर में आएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पक्का। क्लियर। इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट्स द फ्लो ऑफ चार्ज। हम वायर यूज करते हैं ना, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वही चार्ज का फ्लो बनाता है। However, electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was first observed. जब पहली बार इलेक्ट्रिसिटी की फिनोमेना ऑब्जर्व हुई थी तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्लियर। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले ये माना जाता था जब तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए कि जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उसी की डायरेक्शन को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। Conventionally, in an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons which are negative charge.
बट जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए तब हमने, इम्पोर्टेंट लाइन है, तब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। सबको समझ में आया बच्चा लोगों? तो इस पैरा में हमें जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था करंट के बारे में। तो आइए बच्चा लोगों, अभी मैं बता रहा हूँ आपको क्या कह रहे हैं। हम इधर देखेंगे सारे बच्चों, इन अ नेट चार्ज क्यू, तो आपको पता है करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। क्लियर? ये फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स बनता है इस फॉर्मूले पर। ओके, और I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और I सबको पता है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम होती है। ओके, और एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सबको पता है 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19। क्लियर? पक्का? अच्छा, तो बच्चा लोगों एक नंबर का फिर अगेन क्वेश्चन आता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है दैट इज एम्पियर ए, और एक साइंटिस्ट था उसके नाम पे रखी हुई थी एंड्रे मैरी एम्पियर। अब आता है पेपर में व्हाट इज 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर सबको पता होना चाहिए, इधर देखिए पक्का आएगा I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई की जगह 1 एम्पियर रखा, क्यू की जगह 1 कूलम, और टाइम की जगह 1 सेकेंड। अब रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और द डेफिनेशन देखिए, इधर कह रहा है 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो हो तब करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर। एक नंबर का क्वेश्चन, दैट इज 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। एक नंबर का पक्का आता है। छोटी छोटी यूनिट्स भी होती हैं, पता होना चाहिए। 1 मिली एम्पियर, मैंने बोला जब भी मिली आता है 10⁻³ होता है, और माइक्रो दैट इज 1 माइक्रो एम्पियर। एक एक नंबर ये आ सकते हैं क्वेश्चन, 10⁻6 एम्पियर। और अमीटर जो करंट होती है ना, करंट एम्पियर, उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है दैट इज कॉल्ड अमीटर, करंट को मेजर करता है, और ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। किस में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। ओके, उस सर्किट के जिसमें हमें करंट मेजर करनी है। तो ये डायग्राम दिया हुआ है बच्चा लोगों, एक जिसमें आपको एक बल्ब दिख रहा है, ओके, ये अमीटर दिख रहा है, ढंग से सीखना है ना, पक्का। और एक की दिख रही है, और एक बैटरी दिख रही है। अब एक बात सीख लेना, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव चली करंट, दिस 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 दिस, तो ये पॉजिटिव, और दिस इज नेगेटिव। यहाँ पे मेंशन उल्टा कर देगा तो गलत डायरेक्शन हो जाएगी। तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सबको आया पक्का? नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट from the positive terminal of the cells to the negative terminal cell through the bulb and ammeter। वही बात हमने बोली। सबको आ गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आता है एक न्यूमेरिकल, इजी है, सबको आना चाहिए। देखते हैं कैसे होगा। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और Q इक्वल्स टू आई टी, जोड़ जोड़ से आई थी। Q I कितना है बच्चा लोगों, 0.5 एम्पियर है, तो एम्पियर ही होनी चाहिए, मिली होता तो एम्पियर में कन्वर्ट करते। सुन लिया करें मेरी बात ढंग से। और 10 मिनट्स से सेकंड में होता है, मिनट्स को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और Q सॉल्व करके 300 दैट इज कूलम। चार्ज की यूनिट कूलम होती है, सबको पता होना चाहिए। 300 कूलम। सबको आया बच्चों? चलिए आगे। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स, अभी बताया था हमने। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट बताया था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। याद रखिए 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी बताया था 6.25 इंटू 10⁻18। ये रहा देखिए। वैसे हम इसे न्यूमेरिकली भी निकाल सकते हैं। ओके पक्का? सबको आ रहा है बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं। एरा 6 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18। अब बच्चा लोगों आप चाहें तो इस फॉर्मूले को I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और Q इक्वल्स टू क्या रखेंगे, एन ई। ओके, और एन ई रखेंगे तो सॉल्व करेंगे, तो I इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी, पक्का आ रहा है ना। और 1 कूलम है तो 1 कूलम है, और 1 कूलम में चार्ज निकालना है, तो एन की जगह नंबर,
और ई की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सॉल्व कर लेना, आपका आ जाएगा। क्लियर आया? पक्का? ये फॉर्मूला काम का है, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स बनते हैं। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक, फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर। More to know. How does a metal conduct electricity? You would think that a low energy electrons would have great difficulty passing through a solid conductor. आपको पता होना चाहिए बच्चे लोगों, आप सोचेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें बहुत डिफिकल्टी होती होगी सॉलिड कंडक्टर में से मूव करने के लिए। इनसाइड द सॉलिड्स द एटम्स आर पैक्ड टुगेदर विद वेरी लिटिल स्पेसिंग बिटवीन देम। एक्चुअल में जो एटम्स होते हैं बहुत बिल्कुल पास पास होते हैं सॉलिड्स के अंदर, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो ये क्या कह रहा है, सुनिए ढंग से। बट इट टर्न्स आउट दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ट्रेवल थ्रू अ परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल स्मूथली एंड इजीली। आप सोच रहे थे कि नहीं मूव कर पाएंगे, बट यहाँ तो यार इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एज इफ दे वर इन वैक्यूम, मानो कि जैसे कि वैक्यूम में हो। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर हाउएवर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ चार्ज इन एम्प्टी स्पेस। व्हेन a steady current flows through a conductor, द इलेक्ट्रॉन्स इन इट मूव विद अ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, एक स्पीड से मूव करते हैं। वन कैन कैलकुलेट दिस ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ टिपिकल कॉपर वायर कैरिंग अ स्मॉल करंट। क्लियर? तो चलिए इसके आगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे हम मूव करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, करंट हम पढ़ चुके हैं, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो बोलिए, फटाफट से बोलिए बच्चा लोग। तो व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, चार्ज को फ्लो करने में कौन हेल्प कर रहा है? लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। आपको पता है पानी ऑलवेज वाटर किधर से किधर फ्लो होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऊपर से नीचे। चार्ज डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्व्स। क्या कॉपर वायर में चार्ज अपने आप फ्लो होगा? नो। जस्ट एज वाटर इन अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो। कोई एक पाइप है और पाइप जब तक अर्थ पर है, लेटा हुआ है, हॉरिजॉन्टल है, तो क्या उसमें से पानी होगा? हमें पाइप को उठाना पड़ता है ना, उठाना पड़ता है ना। सेम कहानी यही कह रहा है। इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ टैंक ऑफ वाटर केप्ट एट हायर लेवल सच दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब। मैंने बोला वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। For flow of charge in a conducting metallic wire, the gravity of course has no role to play. But चार्ज के लिए ग्रेविटी का कोई रोल नहीं कि हमने वायर को ऊपर ले गए, मैंने सर देखो देखो चार्ज फ्लो हो रहा है, नहीं होगा। तो इसमें केवल द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन्स केवल तभी मूव होंगे जब वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा अलोंग द कंडक्टर। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना कि पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, दैट इज बैटरी और सेल। बैटरी सबको पता है क्या होती है, एक या एक से ज़्यादा सेल्स का ग्रुप। द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट, ओ माई गॉड वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ए आर बनेगा। द केमिकल एक्शन विद द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। याद रखिए सेल कौन सी एनर्जी किस में चेंज करता है? केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यही कह रहा है जो केमिकल एक्शन होता है सेल के अंदर वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है टर्मिनल्स ऑफ सेल के। इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, भले ही इसमें से कोई करंट ना निकाली जाए। When the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charge in motion. अगर हम किसी सेल को या बैटरी को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज मोशन में आ जाता है कंडक्टर में एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चा लोगों वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन अ गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए सेल हैज़ टू एक्सपेंड इट केमिकल एनर्जी स्टोरेज। सेल को अपनी जो एनर्जी है वो खर्च करनी पड़ती है, एक्सपेंस करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, कैसे? तो इधर देखिए, इधर। तो बच्चा लोगों डेफिनेशन सबको पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, है ना, पक्का, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में जो वर्क करना पड़ता है दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दिस इज द डेफिनेशन।
ओके, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मैं इजी लैंग्वेज में बोल दे रहा हूँ। द वर्क डन, सुनिए यहाँ से, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू अनदर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हुआ V इक्वल्स टू W अपॉन Q। सबको आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का। V W वर्क, Q चार्ज, V PD। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है बच्चा लोगों? बोल्ट। और कौन से साइंटिस्ट के बाद इसका नाम पड़ा? एलेजेंड्रो बोल्टा, इटालियन फिजिस्ट। 1 वोल्ट की डेफिनेशन आती है, तो सबको आनी चाहिए 1 वोल्ट की डेफिनेशन। 1 वोल्ट, V की यूनिट 1 वोल्ट, वर्क की यूनिट 1 जूल, रटना कुछ नहीं है यार। और 1 कूलम की यूनिट, 1 चार्ज की यूनिट 1 कूलम। तो क्या डिफाइन हो गई? अब कौन कौन बच्चा करेगा? पक्का ले लो बोर्ड में एक क्वेश्चन। और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्या आएगी? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू J अपॉन C। क्या डेफिनेशन आएगी बोलिए? When 1 joule work is done to bring a 1 coulomb positive charge from one point to another point, then potential difference is said to be 1 volt। यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। और 1 वोल्ट सारा कुछ हमने पहले ही लिख दिया, और वही लाइन आ गई है आपकी। और V इक्वल्स टू JC-1। पक्का? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। The potential difference is measured by means of an instrument called voltmeter। वहाँ पे अमीटर था, यहाँ वोल्टमीटर, वहाँ पे सीरीज में था और ये पैरेलल में है। Across the point which the potential difference is to be measured। पक्का आया? यहाँ तक सबको आया कि नहीं? देखिए कितनी क्विकली हमने यहाँ तक रिवाइज किया। पक्का? बोलो बच्चों। चलिए तो एक दो न्यूमेरिकल करते हैं और ये क्वेश्चंस आते हैं। हाउ मच वर्क इज मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। आप सभी को पता है V इक्वल्स टू क्या होता है? W अपॉन Q। W निकालना है, QV नॉट Q इन विक्टोरिया। और Q कितना है बच्चा लोगों? आपका 2 कूलम, दैट इज 12, दैट इज 24 जूल्स। यूनिट जरूर लिखा करें। क्लियर? और ये क्वेश्चंस देखते हैं। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, दैट इज सेल और बैटरी। अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट? अभी ऊपर बताया। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी? अब देखिए हमें वर्क निकालना है, एनर्जी मतलब वर्क, QV। Q कितना दिया हुआ है? 1 कूलम। वोल्टेज दिया हुआ है 6, दैट इज 6 वोल्ट, सॉरी 6 जूल्स। सबको आगे मेरे बच्चों लोगों बोला करिए 6 जूल। पक्का? बोलिए पक्का। चलिए तो नेक्स्ट आपका आता है सर्किट डायग्राम। वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट 12.1 अभी हमने जो दिखाया था कंप्राइजेज सेल और बैटरी या प्लग की इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कनेक्टिंग वायर। इट इज ऑफन कन्वीनिएंट टू ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम इन विच डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सर्किट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। तो अब हमें कुछ सिंबल्स आने चाहिए तभी तो हम सर्किट डायग्राम बना पाएंगे, और ये सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, दिस इज बैटरी। ओके बच्चा लोगों, बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और देखिए ढंग से देखना, पॉजिटिव जो बड़ा वाला जो लाइन होती है पॉजिटिव और छोटी वाली नेगेटिव। अब देखिए एक सीरीज में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 3 सेल जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? अगर आप उल्टा कर देंगे तो वो गलत कहलाएगा। नेक्स्ट, प्लग की और स्विच दैट इज ओपन है, तो इसमें कोई भी बीच में आपने देखा होगा डॉट नहीं है। और स्विच क्लोज्ड है प्लग की, तो दैट इज डॉट लगा हुआ है। क्लियर? ओके। अब वायर जॉइंट, दिस इज द सिंबल ऑफ वायर जॉइंट, और दिस इज द वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। पक्का आते हैं पेपर में। दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, दिस इज रेजिस्टेंस अभी आगे पढ़ेंगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, देखिए ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, बोथ आर किसी भी तरीके से बना सकते हैं। इंपोर्टेंट डालिए, काफ़ी बार आता है। दिस इज अमीटर और दिस इज वोल्ट मीटर। यहाँ तक सबको आ गए कि नहीं आ गए? यस और नो बोलिए। पक्का आ गए? ये सर्किट में काम आते हैं, सर्किट डायग्राम में। तो चलिए सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया इस चैप्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ।
इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन, में दो टॉपिक पढ़े अभी तक, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है मैंने सर? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट। तो चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी क्या है, ये एक्टिविटी अच्छी है, देखते हैं करते हैं। सेटअप अ सर्किट एज शोन इन फिगर 12.2, आगे दिया है, कंसिस्टिंग अ नाइक्रोम वायर एक्स बाई ऑफ लेंथ, ओके, से 0.5 मीटर, नाइक्रोम वायर लिया, एक अमीटर लिया, एक वोल्ट मीटर लिया, 4 सेल्स लिए 1.5 ईच, और नाइक्रोम किस किस का अलॉय है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ट्रिक बता दे रहा हूँ। नाइक्रोम, Ni फॉर निकल, CHRO मतलब क्रोमियम, ओके, M फॉर मैंगनीज, ओके, और I फॉर आयरन, आयरन, N फॉर निकल, I फॉर आयरन, CH मतलब क्रोमियम, और MN, ये 4 याद रखना, पक्का 1 नंबर का पूछेगा, तो मैंने बोल दिया तो 100% आएगा, ओके। नाइक्रोम, तो आइए क्या है एक्टिविटी, ये रही एक्टिविटी। तो नाइक्रोम वायर लिया हुआ है, 4 सेल दिए हुए हैं 1.5 के, ये नाइक्रोम वायर है या मीटर है, और ये क्या है, की है, बैटरी, ये रही है ना, पक्का। अब देखिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और दिस इज पॉजिटिव, क्लियर। चलिए, फर्स्ट यूज ओनली वन सेल एज द सोर्स इन द सर्किट, केवल हमने पहले एक सेल लगाया, एक सेल। नोट द रीडिंग इन अमीटर आई, अमीटर आई में रीडिंग नोट करेंगे, ओके। फॉर द करंट एंड द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर बी, इससे करंट की रीडिंग आएगी और इससे पोटेंशियल की रीडिंग आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस हमने इस वायर के एंड्स पे निकालना है। टेबुलेट देम इन टेबल गिवन, नेक्स्ट कनेक्ट 2 सेल्स, अब अभी तक हमने एक ही सेल कनेक्ट किया था, अब हमने 2 सेल कनेक्ट कर दिए, तो पक्का 2 सेल सीरीज में आ गए। अब 2 सेल सीरीज में आ गए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी चेंज होगी, है ना, पक्का पक्का। तो नेक्स्ट कनेक्ट 2 सेल्स इन द सर्किट एंड नोट द रेस्पेक्टिव रीडिंग्स ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर थ्रू द नाइक्रोम वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर, करंट भी निकाली और पोटेंशियल। नाउ अब हमने 3 सेल्स कनेक्ट कर दिए मैंने सर, और फिर रीडिंग नोट की। अब मैंने सर हमने 4 सेल कनेक्ट कर दिए, फिर रीडिंग नोट की, तो 4 बार रीडिंग आई, 1 2 3 4, करंट जो भी आई, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आया, और बी और आई का रेशियो आया। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन बी एंड आई, और जब हमने बी और आई का ग्राफ बनाया तो ग्राफ आपका ऐसा आया, दिस इज बी और दिस इज आई। स्ट्रेट लाइन देख रहा है नहीं दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन है ना। अब स्ट्रेट लाइन आया तो इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू फॉर वी अपॉन आई, मतलब हर बार चारों केस में वी और आई की वैल्यू क्या रही, रेशियो क्या रहा, सेम। दस द वी आई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से, ओके। दस वी अपॉन आई इज अ कॉन्स्टेंट रेशियो। तो इसी बात को दिमाग में, अब ये एक्टिविटी सबको समझ में आई कि नहीं, कितनी अच्छी एक्टिविटी, कुछ भी पूछ सकता है इसके बेस पे, क्वेश्चंस वगैरह क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो चलिए बच्चा लोगों, तो इन 1827 अ जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम find out the relationship between the current I and flowing in metallic wire and the potential difference across its terminal। तो उसने क्या बोला कि the potential difference across the ends of given wire in electric circuit is directly proportional to the current at constant temperature, मतलब V is directly proportional to I। तो बच्चा लोगों V is equals to IR, this is the Ohm's law, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। V इक्वल्स टू आई आर, और V अपॉन आई इक्वल्स टू आर, आर इज द कांस्टेंट, और आर कांस्टेंट का नाम होता है रेजिस्टेंस। आर इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ सबको आ गया। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। अब पेपर में एक अलग से पूछ लेता है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। सबको आया डेफिनेशन, पक्का रहा मेरे बच्चों, कितनी अच्छी तरह से समझ में आया ना, पक्का। चलिए आगे मूव करते हैं। दो थ्रू इट्स ऐसा यूनिट ऑफ ओम, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट, पक्का 1 नंबर का पूछेगा। तो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, यूनिट क्या होती है बच्चा लोगों, ओम, इसकी यूनिट वोल्ट, इसकी यूनिट एम्पियर।
तो अगर हम 1 ओम इक्वल्स टू 1V/1A, मतलब ओम इक्वल्स टू VA-1, ऐसे भी कह सकता है। पक्का आया? तो बच्चा लोगों ऐसा यूनिट क्या हो गई, तो डिफाइन करने आएगा 1 ओम। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, सारा कुछ मैंने बता दिया आपको। तो 1 ओम व्हेन ओके current flow through a wire is 1 ampere and the potential difference across the ends of wire is 1 volt, then resistance will be 1 ohm। सबको आगे कि नहीं आगे? पक्का? तो ये डेफिनेशन, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इज 1 एम्पियर देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ कंडक्टर इज 1 ओम। पक्का ले लीजिए, पेपर में इंपोर्टेंट डाल दिया मैंने। पक्का 1 ओम 1 वोल्ट 1 एम्पियर। ओके चलिए, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 12.7 दिस वन, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, दैट द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। कॉमन सेंस दिख रहा है, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ओके, तो आई और आर एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, इफ द रेजिस्टेंस इज डबल द करंट गेट हाफ। अगर रेजिस्टेंस डबल करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। यस और नो बोलिए। पक्का? In many practical cases, it is necessary to increase or decrease the current in an electric circuit। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट वाली एक एक नंबर लाइन। अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। ये ले लो एक नंबर की लाइन और वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, पक्का आती है। व्हाट इज रियोस्टेट? तो रियोस्टेट is a component या device used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistor। In an electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit। okay, rheostat का काम क्या है, resistance को change करना होता है। तो दोनों काम आ गए, वेरिएबल रेजिस्टेंस और rheostat। बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना बच्चे लोग ये दो लाइंस। नाउ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। आइए चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 12.2। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो चलिए बच्चा लोगों, एक्टिविटी 12.2, टेक अ नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर बहुत अच्छा लग रहा है इसको। नाइक्रोम वायर सबको पता है, रजिस्टर्स होता है एक, है ना, अलॉय होता है। अ टॉर्च बल्ब, अ 10 वोल्ट बल्ब, एक टॉर्च का बल्ब, एक 10 वोल्ट बल्ब। देखिए टॉर्च का बल्ब है और एक 10 वाट का बल्ब है। एंड अमीटर 0 to 5 एम्पियर रेंज का मीटर लिया है, एंड प्लग की एंड सम कनेक्टिंग वायर्स। सेट अप द सर्किट बाय कनेक्टिंग 4 ड्राई सेल्स ऑफ 1.5 ईच इन सीरीज विद द अमीटर। ये 4 सेल्स लगे हुए हैं, आपको देख रहे हैं। एक बैटरी हो गई जिसमें 4 सेल आपके 1.5 वोल्ट के लगे। टोटल कितने वोल्ट हो गए, 6 वोल्ट। क्लियर? leaving a gap in series with the ammeter, leaving a gap xy in the circuit as shown in figure 12.4। अब आओ, हमने एक जगह छोड़ी ना यहाँ पे एक्स और वाई। अब इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या लिया, कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द नाइक्रोम वायर इन द गैप एक्स वाई। इस वायर को उठा के हमने इस गैप में लगा दिया। यस और नो बोलो। ओके, प्लग द की, नोट डाउन द मीटर रीडिंग। प्लग मतलब स्विच ऑन कर दिया और मीटर रीडिंग को नोट डाउन किया। मीटर रीडिंग यहाँ पे आई। यस और नो बोलो बच्चा लोगो। मीटर रीडिंग आई, टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग, फिर मतलब वापस की। नोट ऑलवेज टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग आफ्टर मेजरिंग द करंट थ्रू द सर्किट। जैसे ही हमने यहाँ पे अमीटर से रीडिंग कर लेते हैं तो हमें हर बार की को प्लग आउट कर देना चाहिए, मतलब स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ओके, रिप्लेस द नाइक्रोम वायर विद द टॉर्च बल्ब। अब बिना सर हमने टॉर्च बल्ब लगाया है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना मेरी सबकी बात? सबको आ रही नहीं आ रही? सबको आ रही ना मेरे बच्चों, है ना। टॉर्च बल्ब लगाया, फिर हमने रीडिंग ली, फाइंड द करंट थ्रू इट बाय मेजरिंग द रीडिंग ऑफ अमीटर। अब हमने फिर स्विच ऑफ किया, मतलब की को प्लग आउट किया, और फिर हमने इस बार क्या लगाया, 10 वॉट बल्ब लगाया बिना सर। 10 वॉट बल्ब लगाया इन द गैप एक्स वाई। आर द अमीटर रीडिंग्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स? क्या इन तीनों के लिए जो अमीटर की रीडिंग आई है वो तीनों के लिए सेम या डिफरेंट आई हैं? बोलो बच्चों लोगों। ओके, व्हाट डू द अबव ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? चलिए अभी बताते हैं। यू मे रिपीट दिस एक्टिविटी बाय कीपिंग एनी मटेरियल कंपोनेंट इन द कैप। ऑब्जर्व द अमीटर रीडिंग इन ईच केस, एनालाइज द ऑब्जर्वेशन। In this activity, we observe that the current is different for different components। Common sense है यार।
इसके लिए और इसके लिए, इन तीनों के लिए करंट डिफरेंट आएगी। ओके, व्हाई डू दे डिफर? क्यों? तो सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन इजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाइल द अदर रेजिस्ट द फ्लो। मतलब कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो करंट को आसानी से फ्लो होने देते हैं, और कुछ कहते हैं ना 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 ना, रुक जा, हम नहीं फ्लो होने देंगे। क्लियर? तो वी नो दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन के मोशन से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है, बताया था ना अभी। द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर, बट इलेक्ट्रॉन्स है वो टोटली फ्री नहीं होते कि आसानी से बिल्कुल फ्रीली घूम लें। दे आर रिस्ट्रेंड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स अमंग विच दे मूव, क्योंकि उन पर एक ए आर ले लीजिए, इस पर ए आर, क्योंकि उन पर अट्रैक्शन लगता है उन एटम्स के द्वारा जिन एटम्स के बीच में वो मूव कर रहे हैं। दस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। इसलिए इलेक्ट्रॉन के मोशन को रुकावटें मिलती हैं रेजिस्टेंस के द्वारा। अ कंपोनेंट ऑफ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस इज अ गुड कंडक्टर। वो कंपोनेंट जिसका रेजिस्टेंस लो होगा वो गुड कंडक्टर होगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर्स, और कंपोनेंट दैट ऑफर्स अ हायर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड पुअर कंडक्टर, एंड इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेजिस्टेंस। तो हमने चार चीज़ें पढ़ी बच्चा लोगों। एक तो क्या पढ़ा? गुड कंडक्टर, ढंग से सीखना है ना, रजिस्टर है ना, और हमने पढ़ा पुअर कंडक्टर, और बच्चा लोगों हमने पढ़ा दैट इज इंसुलेटर। इन सब में से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? हायर रेजिस्टेंस, इनका रेजिस्टेंस हाई। सबसे कम किसका होगा? रेजिस्टेंस वेरी लो। ओके, और आपका बच्चा लोगों याद रखिए, अच्छा खासा गुड रेजिस्टेंस और पुअर कंडक्टर है, इनका रेजिस्टेंस ओके क्या होगा? हायर, और इनका हाईएस्ट। समझ में आया? चलिए, तो ये अच्छी लाइंस थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आइए, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। एक और एक्टिविटी आ गई, इंपॉर्टेंट, देखते हैं इस एक्टिविटी को। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है बच्चा लोगों? यस और नो बोलिए। क्लियर? आपको सब चीज़ें समझ में आ रही ना? ये चीज़ें कभी समझ में नहीं आती हैं अगर आप नहीं पढ़ रहे होंगे, गड़बड़ हो जाएगी और पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। एक्टिविटी देखते हैं इसको। कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल एन अमीटर ओके, नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ L, मार्क 1, जरा मार्क 1 ओके, प्लग की शोन इन फिगर 12.5। क्लियर? ओके, चलिए बच्चा लोगों करंट फ्लो कराते हैं, देख लिया करो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पक्का एक पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। अब क्या कह रहा है? नाउ प्लग द की, नोट द करंट इन द अमीटर। प्लग ऑन किया, अमीटर में रीडिंग नोट की। रिप्लेस द नाइक्रोम बाय another nichrome wire of same thickness but twice the length, that is 2L ओके, एंड मार्क 2। अब हमने इस बार देखिए, ये तो था सीधा सीधा है ना पहला वायर, अब हमने दूसरा वायर लिया है, देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से और यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। लेंथ कितनी है बस? चलो थिकनेस सेम है बट लेंथ कितनी है? डबल। ओके, अब नाउ फिर हमने मीटर रीडिंग नोट की। फिर हमने विनय सर क्या लिया? तीसरा वायर लिया। इस बार वायर था वो थिकर नाइक्रोम वायर था, सेम लेंथ का था, पहले वाले का सेम लेंथ का बट थिकर था। थिकर वायर है जो लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब मोटा ज़्यादा होगा। फिर हमने रीडिंग नोट ली थर्ड वाले से। फिर विनय सर हमने क्या किया? इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ नाइक्रोम वायर, इस बार हमने कनेक्ट कॉपर वायर लिया। ओके, कनेक्ट कॉपर वायर लिया। ओके, लेट द वायर बी ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज दैट ऑफ फर्स्ट नाइक्रोम वायर। Note the value of current. Notice the difference. So does the current depend on the length of conductor? Yes. Does the current depend on the area of current? बिल्कुल सही बात। ये एक्टिविटी समझ में आई कि नहीं? तो आपने पहला ए वायर, दूसरा ए वाला वायर
और तीसरा दिस वायर, चौथा दिस वायर। ये तीनों जो पहले, दूसरे और तीसरे वायर थे वो तीनों नाइक्रोम के थे। ओके, अंतर क्या था वो मैंने बताया आपको। और चौथा वायर जो था वो कॉपर का था, जो कि पहले के जैसा था बट मटेरियल अलग था। यहाँ तक सबको समझ में आया? पक्का? तो इट इज ऑब्जर्व दैट द अमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड। मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, तो जब लेंथ डबल की तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? डबल। और करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर आर डबल हुई तो करंट क्या हो जाएगी? हाफ। ए लाइन वो बोल रहा है। द मीटर रीडिंग इज इंक्रीज व्हेन अ थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल इन द सेम लेंथ इज यूज इन द सर्किट। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। थिकनेस बढ़ी, रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ जाएगी। तो वही सेम लाइन बोल रहा है। अ चेंज इन अमीटर रीडिंग ऑब्जर्व व्हेन अ वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूज्ड। ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ वी ऑब्जर्व दैट, ये आ गई वही लाइन जो मैंने बोली, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, पक्का? तो याद रखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों को कंबाइंड करेंगे तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। आर इक्वस टू रो एल अपॉन ए। मम्मी ने बनाए गरम गरम छोले, हम जोर जोर से बोले आर इक्वस टू रोले, अरे आर इक्वस टू रोले, अरे आर इक्वस टू रोले। रो रो इज द constant of proportionality and is called the electrical resistivity of the material, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, याद रखना, भूल मत जाना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी सेम थिंग। ओके, और आर इज द रेजिस्टेंस। क्लियर? इट इज अ करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। सबका ये मटेरियल की करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। और रेजिस्टेंस में हमने क्या लिखा था? अभी मैंने बताया था आपको, है ना? चलिए देखते हैं, वो लाइन आपको दिखा दूं मैं। ये रहा, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। क्लियर? चलिए, तो बच्चा लोगों नेक्स्ट आ जाइए इधर। करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। द मेटल्स एंड अलॉय, एक नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, लिख लेना। द मेटल्स एंड अलॉय है वेरी लो रेजिस्टिविटी। मेटल्स और अलॉय की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। ए आर आया है इस पर, बहुत बार आया है। इन द रेंज ऑफ 10 इज द पावर -8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स और अलॉय की रेजिस्टिविटी कम है, इसलिए वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इंसुलेटर लाइक रबड़ एंड ग्लास हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। ओके, रेजिस्टिविटी कितनी होती है बेटा इंसुलेटर की, रबड़ और गिलास की? 10⁻12 टू 10⁻17। इसलिए इनका क्या होता है, करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता, बहुत कम होता है। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। याद रखिए, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के संग भी चेंज होती है। सबको आया? ए आर आ सकता है। रिवील्स दैट टेबल 12.2 रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। एक नंबर का ए आर आया जी, पक्का ले लो आप इस लाइन को। अलॉय की रेजिस्टिविटी हमेशा मेटल के मेटल जो जिस मेटल से अलॉय बना है उससे ज़्यादा होती है। इंपोर्टेंट डाल देना। अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर। जो अलॉय होते हैं ना, नाइक्रोम वगैरह के अलॉय हैं, वो आसानी से बर्न नहीं होते हैं। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर एक्सेट्रा। पक्का 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 100% क्वेश्चन आएगा। टंगस्टन क्यों बल्ब बनाने के काम आता है? फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, वेयर एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर। तो क्यों कॉपर क्यों आता है? क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और टंगस्टन क्यों आता है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है।
हाई मेल्टिंग पॉइंट है और इजीली ऑक्सीडाइज भी नहीं होता। और इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह टोस्टर के हीटिंग एलिमेंट किसके बने होते हैं, अलॉय के बने होते हैं। तो ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चा लोगों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबको आ गया, पक्का आ गया ना। तो ये देखिए कुछ कंडक्टर्स, अलॉय और इंसुलेटर सबके क्या दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इनकी रेंज क्या दिख रही है आपको, 10⁻⁻8। इनकी क्या दिख रही है, 10⁻⁻6। इनकी आपको दिख रही है, देखिए अभी मैंने बोला था 10⁻12 से 10⁻17। तो जिसका इस पे क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी आ सकता है, टेबल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है कि इन सब में इंसुलेटर कौन होगा जिसकी रजिस्ट्रिटी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, और अलॉयज क्या होंगे जिनकी रजिस्ट्रिटी कंडक्टर से क्या है आपकी, कम है। ओके, पक्का। देखिए 10⁻8, 10⁻6, -8 सॉरी, कंडक्टर्स की ज़्यादा है, अलॉयज की देखिए तो रजिस्ट्रिटी ज़्यादा होती है अलॉयज की। ये लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं ग्रीन से वो कर दे रहा हूँ। अरे यार बहुत मोटा है, वेट 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 वेट, यस। resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metal। एक नंबर का ए ले लीजिए, पक्का। हाइलाइटर कौन सा होता है, पता ही नहीं कौन सा होता है हाइलाइटर। चलिए, तो ये सबको आ गया। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट, यू नीड नॉट मेमोराइज दिस वैल्यू, ये कह रहा है बस इससे हमें ये पता चलता है कि कौन इंसुलेटर है, कौन अलॉय है, कौन कंडक्टर है। यहाँ तक सबको आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इजी न्यूमेरिकल्स हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल्स को। इधर, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट 1200। बहुत ईजी है। तो हमें निकालना क्या है, करंट I = V/R। वैल्यू पुट करेंगे, B कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, R कितना दिया हुआ है 1200, डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0.18 एम्पियर। क्लियर। if the resistance, okay, how much current will an electric heater coil draw from a, if the resistance of heater coil is 100 volt। सेम क्वेश्चन दो बार पूछा, इसमें क्या पूछा है, करंट, ओके, I V/R। एनसीईआरटी है, कुछ भी पूछ सकती है आपसे, 220/100, ओके, दैट इज 2.2 एम्पियर। नोट द डिफरेंस ऑफ करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर फ्रॉम द सेम 220 वोल्ट सोर्स। ओके, मतलब कह रहा है कि हमने दोनों की करंट नोट किया है ना, दोनों का पोटेंशियल सेम था, बट जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था तो उसकी करंट कम आई, जिसका रेजिस्टेंस कम था उसकी करंट ज़्यादा आई, मतलब ये कहना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द। तो आगे कह रहा है बच्चा लोगों, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120 वोल्ट। या तो आप ऐसा करो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से निकाल सकते हैं, आई दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आर निकाल लो, है ना, पक्का। आर तो सेम रहेगा है तो दो तरीके से कर रहा हूँ मैं, दोनों तरीके करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट मेथड देखते हैं क्या कह रहा है, R = V/I। V हो गया कितना, दैट इज 60, I कितना 4, दैट इज कितना आ गया 15 ओम। अब रेजिस्टेंस सेम रहेगा क्योंकि हीटर सेम है ना पक्का। अब हमें क्या निकालना है, करंट I = V/R। V कितना हो गया आपका 120 और R कितना हो गया 15, दैट इज कितना आ गया 8 एम्पियर। बच्चा लोगों आप चाहें तो सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, वो डायरेक्ट इजी रहेगा। और इजी क्या रहेगा कि जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो रहा है, क्लियर, पक्का बोल, तो करंट भी डबल हो जाएगी क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो रहा है 2 टाइम्स, तो I भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। तो पहले I कितना था 4 एम्पियर, तो बाद में I कितना हो जाएगा 8 एम्पियर, डबल हो गया। बट आपके पास दोनों तरीके बता दिए मैंने, जिस तरह से करना है उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चा लोगों। अच्छा क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस।
If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? Using table 12.2 predict the material of the wire. अच्छा मटेरियल तो ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता, आपको बस क्वेश्चन निकालना है, क्या निकालनी है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी आपको पता है R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। क्लियर। तो बच्चा लोगों को आर कितना दिया हुआ है हमें, रेजिस्टेंस 26, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब थिकनेस, थिकनेस मतलब सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और डायमीटर दिया हुआ 0.3, हमें चाहिए था आर, है ना। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। तो आपको पता है आर इक्वल्स टू डी अपॉन टू, सबको पता है ना, है ना। तो पाई डी स्क्वायर, है ना, अपॉन 4 हो जाएगा, डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो, और एल कितना दिया हुआ है, एल जो भी दिया वैल्यू पुट करेंगे, 26 इंटू 3.14, डायमीटर है 0.3 mm को कन्वर्ट करते हैं 10⁻³ मिलीमीटर में, मिलीमीटर को मीटर में। और नीचे क्या दिया हुआ है, लेंथ 4 तो है ही है, लेंथ कितनी दी हुई है वायर ऑफ लेंथ ऑफ 1 मीटर। बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर दिया हुआ है इसने, सॉल्व करके दिस इज 1.84 इंटू 10⁻⁻⁶। और टेबल में एक इसका दिया हुआ है मैंगनीज का, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन सबको आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, कैलकुलेशन होती है, पेपर में आता है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, पक्का। चलिए नेक्स्ट बच्चा एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालिए। A wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 m. What will be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and area of cross section 2a? समझिए ढंग से, आंसर मत देखिए, इधर देखिए। एक वायर है, ओके, लेंथ कितनी है L और एरिया कितना है, लेंथ L और एरिया A। अब कह रहा है इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें 4 ओम। क्लियर। अब हमसे कह रहा है व्हाट बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है, लेंथ L/2 है, आधी लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसने कर दिया डबल, तो मोटापा डबल हो गया, लेंथ L/2 और एरिया 2 है। सीधा सीधा एक वायर को उसने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया है तो लेंथ हाफ एरिया डबल। तो अब हमसे कह रहा है इसका रेजिस्टेंस निकालिए, कितना होगा, हमें नहीं पता, आर निकालना है। तो पहले बच्चा लोगों ऊपर आ जाइए, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। क्लियर, पक्का। तो आर ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, आर इक्वल्स टू R1 मान लो, इसे रो की जगह रो रखो, और एल अपॉन ए की जगह क्या रखो, एल की जगह क्या रखेंगे आप, L/2, ओके, और ए की जगह क्या रखेंगे, 2a। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपको 1/4, ये 4 नीचे आ गया ना, और रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए की जगह मैं आर रख सकता हूँ, तो R1 इक्वल्स टू 1/4 इंटू आर, और आर की वैल्यू कितनी थी, 4, तो R1 इक्वल्स टू 1/4 इंटू 4, R1 इक्वल्स टू 1 ओम। क्लियर, सबको आ गया, अच्छा क्वेश्चन डाल देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ओके, कर लिया करें क्वेश्चंस, आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट है, आ जाइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, मैंने आपको चारों बताया, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर एंड टेम्परेचर। विल करंट, ये अच्छा क्वेश्चन है, विल करंट फ्लोज मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू सेम सोर्स। आपको पता होना चाहिए आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। थिक वायर होगा, थिक वायर रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, पक्का आई क्या होगा, मोर। करंट और रेजिस्टेंस इनवर्स, थिक वायर में करंट ज़्यादा फ्लो होगी, तो याद रखिए थिक वायर आएगा इसका आंसर, थिन वायर में कम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Let the resistance of an electric component remain constant while the potential difference across the two ends of component decreases to half of its former value। तो आपको पता है करंट पे क्या असर पड़ेगा, I is diagonal to V,
V जब हाफ हो रहा है तो करंट भी हाफ हो जाएगी। क्लियर? देखिए इजी हो गया। Why are the coils of electric toaster and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना। क्योंकि एक तो अलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, हाई रेजिस्टिविटी, हायर रेजिस्टिविटी। ओके, पहला। दूसरा बच्चा लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो है हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होते, डोंट ऑक्सीडाइज इजीली। ऑक्सीडाइज का मतलब वर्ण नहीं होते। अच्छा क्वेश्चन है, पक्का आता है, 100% डाल देना। विच अमंग आयरन एंड मरकरी जो बेटर कंडक्टर, टेबल देख के पता करना पड़ेगा। विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, तो आप टेबल देखना। ऑब्वियसली जिसका बेस्ट बेटर कंडक्टर वो होगा जिसका जो रेजिस्टिविटी है वो कम होगी, है ना। बेस्ट मतलब जिसकी सबसे कम होगी वो बेस्ट होगा, पक्का। चलिए, तो अब आता है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। अब हम कॉम्बिनेशंस पढ़ने जा रहे हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक का सबको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। तो बच्चा लोगों, इस तरह से हमें पूरा काम करना है, दम से पढ़ना है, और अच्छा लगता है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बच्चों को जो पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करिए। बेकार बच्चों को कुछ नहीं होगा। बट एक एक लाइन हमने क्लियर की और देखिए एक एक लाइन आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा पोर्शन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड पावर एंड हीटिंग इफेक्ट लेके आएंगे। क्लियर? बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चा लोगों को, बाय बाय।